नमस्कार। मॉडल केम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो ऑनलाइन क्लासेज की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की एसएसटी का सिविक्स का पहला लेसन। ज्योग्राफी के लेसन हम लोग पढ़ चुके हैं, इतिहास के लेसन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सिविक्स का, और सिविक्स का जो पहला लेसन है उसका नाम है समकालीन विश्व में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। बिल्कुल ही आसान लेसन है। इस लेसन में क्या है, लोकतंत्र के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। विश्व के संदर्भ में लोकतंत्र से संबंधित कुछ उदाहरण दिए गए हैं। 8वीं तक आप लोगों ने पढ़ा है। पहले आपको किसी विषय की परिभाषा दी जाती थी, बाद में उससे संबंधित एग्जाम्पल्स आपको दिए जाते थे। लेकिन इस लेसन में क्या है, इस लेसन में पहले आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, लोकतंत्र के बारे में आपको अगले लेसन में बताया गया है। तो जो पहला ही एग्जाम्पल है, इस लेसन में क्या है, बहुत सारे किस्से और कहानियां दे रखी हैं विश्व के अनेक देशों से संबंधित। तो जो पहला ही किस्सा है वो दे रखा है किस देश के संबंध में, दक्षिणी अमेरिका का एक देश है चिले। और लेसन की शुरुआत ही किससे होती है, चिले देश के राष्ट्रपति के भाषण से। भाषण में वो क्या कहते हैं, चिले जिंदाबाद, चिले के देशवासी जिंदाबाद, चिले के या मजदूर जिंदाबाद। और वो कहते हैं कि उन्हें आशा है कि उनका जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा और चिले जो है दोबारा से तानाशाही शक्तियों से मुक्त हो जाएगा। तो वो जिस बलिदान की बात कर रहे थे वो बलिदान था कि जिस दिन उन्होंने ये भाषण दिया उसी दिन उनको मौत के घाट उतार दिया गया। बात है 11 सितंबर 1973 की। क्या है, जो चिले देश के जो राष्ट्रपति थे सल्वाडोर आयांदे, सल्वाडोर आयांदे, ये चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। और पॉपुलर यूनिटी एक संगठन था, एक राजनीतिक संगठन था जिसका नाम था पॉपुलर यूनिटी। इसके नेता थे, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक और पॉपुलर यूनिटी के नेता थे। और 1970 में ये चिले के राष्ट्रपति बने थे। और इन्होंने देश के अंदर अनेक सुधार किए। सुधार जैसे कि सभी बच्चों को मुफ्त में दूध देना शुरू कर दिया, जो भूमिहीन किसान थे उनको जमीन वितरित कर दी गई, और मजदूरों के लिए अनेक कार्य उन्होंने किए। और जो विदेशी कंपनियां थी जो वहाँ के खनिजों का दोहन कर रही थी, वहां से निकाल कर, जैसे कि तांबे के बहुत ज्यादा भंडार थे चिले के अंदर, तो उनको निकाल करके विदेशी कंपनियां जो है अपने देशों में उनका दोहन कर रही थी, तो उनको इन्होंने रोका। और जिस कारण क्या है, अमेरिका जैसा जो देश है वो इसे चिढ़ने लगा और इसको गद्दी पर से उतारने के लिए विचार करने लगा। और उन्होंने क्या किया, चिले का जो आर्मी का जो चिले की सेना का जो जनरल था, अध्यक्ष था, जिसका नाम था ऑगस्टो पिनोशे। ऑगस्टो पिनोशे उसको उन्होंने पिनोशे को अमेरिकी सरकार ने हथियार मुहैया करवाए, उसकी आर्थिक सहायता की और उसको गद्दी पर से उतारने के उन्होंने प्लान्स बनाने शुरू कर दिए। और क्या हुआ, ऑगस्टो पिनोशे ने अनेक अधिकारियों के साथ मिलकर तख्ता पलट करने की योजना बनाई। और 11 सितंबर 1973 को उन्होंने राष्ट्रपति को गद्दी छोड़ने के लिए सूचना भेजी। और दूसरी घटना क्या हुई, उसी दिन चिले के जो रक्षा मंत्री थे जब वो अपने ऑफिस पहुंचे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसी समय क्या हुआ, राष्ट्रपति ने रेडियो पर अपना भाषण देना शुरू कर दिया। और उस भाषण के अंदर उन्होंने ये बातें कही थी
क्योंकि उनको पता लग चुका था कि उनका जो है अंत समय निकट आ चुका है। और उसी दिन क्या हुआ, राष्ट्रपति चिले के राष्ट्रपति भवन के ऊपर ऑगस्टो पिनोशे ने बमबारी करनी शुरू कर दी। अनेकों बम उन राष्ट्रपति भवन के ऊपर बरसाए गए, जिसमें राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई। उसके बाद यदि बात करें, पिनोशे ने क्या किया, जो राष्ट्रपति के समर्थक थे उनको भी मौत के घाट उतार दिया। लगभग 3000 जो लोग थे उनको मार दिया गया। हजारों की संख्या में लोग लापता हो गए, जिनका बाद में कभी पता नहीं चला। वायुसेना अध्यक्ष अल्बर्टो बेस्ले, वहां के जो वायुसेना अध्यक्ष थे उनका नाम था अल्बर्टो बेस्ले। उन्होंने अगस्तो पिनोशे का साथ देने से मना कर दिया, तो उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया। यहां तक कि इनकी बेटी और इनकी वाइफ को भी जेल में डाल दिया गया। इनकी बेटी जो थी, जो कि बाद में चिले देश की राष्ट्रपति बनी, उनकी बेटी का नाम था मिशेल बेस्ले, जो कि 2006 में वहां की राष्ट्रपति बनी। तो ऑगस्टो पिनोशे ने तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट का मतलब क्या है, जब अचानक से कूटनीति या सेना की मदद से सरकार को बदल देना। तो ऑगस्टो पिनोशे ने अमेरिका की सहायता से चिले का तख्ता पलट कर दिया और लगभग 17 साल तक शासन किया। और जब 17 साल हो चुके थे तो उनको लगा कि उन्होंने काफी अच्छे कार्य किए हैं, काफी सुधार किया और देश की जनता जो है उनका पक्ष लेगी। इसलिए उन्होंने 1988 में सोचा जनमत संग्रह करवाने की। और जनमत संग्रह जब 1989 में जब जनमत संग्रह हुआ तो देश की जनता ने ऑगस्टो का जो है शासन वो बुरी तरह से ठुकरा दिया। जनमत संग्रह में लोगों ने उनके सिंहासन पर बैठे रहने को बिल्कुल सीधे सीधे मना कर दिया। और इस प्रकार 1989 में जब वहां पर जब दोबारा चुनाव हुए, 1990 में दोबारा लोकतंत्र बहाल हुआ। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है पोलैंड देश का। शुरुआत में ही दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक है चिले का, दूसरा है पोलैंड का। पोलैंड में जो परिस्थितियां थी वो इसके उलट थी। पोलैंड में जो है सरकार थी एक साम्यवादी दल की, सोशलिस्ट पार्टी की एक सरकार थी। और उसके ऊपर भी दूसरी सरकार कौन थी, सोवियत संघ की। आप लोगों ने नाम सुना होगा, संघ। तो क्या है, पोलैंड के ऊपर साम्यवादी दल का शासन था और जिसको सपोर्ट कौन कर रहा था, सोवियत संघ, जो कि साम्यवादी सरकार का समर्थक था। तो पोलैंड के अंदर क्या है, लोगों को अलग पार्टी या अलग राजनीतिक पार्टी या कोई भी संगठन बनाने की मनाही थी। और जो उत्पादन के जो सारे साधन थे उनके ऊपर सरकारी नियंत्रण था। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कंपनियां थी, उनके ऊपर सरकार का नियंत्रण था। लोगों को हड़ताल करने का, भाषण देने का या कोई भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। और ऐसा ही चलता रहा। लेकिन क्या हुआ, पोलैंड के अंदर एक जगह है जिस शहर का नाम है गंडास्क। और इस शहर में 14 अगस्त 14 अगस्त वहां पर महत्वपूर्ण है। 14 अगस्त 1980 को क्या हुआ, गंडास्क शहर के अंदर एक फैक्ट्री थी जिसका नाम था लेनिन जहाज कारखाना। इस फैक्ट्री के अंदर एक महिला ड्राइवर थी
उसको बिना किसी गलती के नौकरी से निकाल दिया जाता है। इस के विरुद्ध वहां के जो मजदूर थे उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी, जबकि पोलैंड के अंदर हड़ताल करना मना था। सरकार ने हड़ताल करने का जो अधिकार वो नहीं दिया हुआ था। और एक व्यक्ति था लेक वेलेसा, लेक वेलेसा नाम का एक व्यक्ति था जिसको काफी समय पहले उसको भी नौकरी से इसी प्रकार निकाला गया था। तो वो भी दीवार फांद कर उन हड़ताल वालों के लोगों के साथ आकर मिल जाता है और जल्द ही उनका नेता बन जाता है। तो धीरे धीरे जो है उस हड़ताल का समर्थन जो है पूरे शहर में हो जाता है। और उस समय जो सरकार थी जारूजेल्स्की की सरकार थी, वो दबाव में आ जाती है और लेक वेलेसा का जो 11 सूत्री कार्यक्रम था, जो 21 सूत्री, उसको वो मान लेते हैं। 21 सूत्री के अंदर अर्थात हड़ताल करने का और मजदूर संगठन बनाने, इस प्रकार की कुछ बातें थी, जैसे कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की, तो वो सारी बातें मान ली जाती है। उसके बाद क्या है, धीरे धीरे जो है जो इनका जो संगठन था, जो मजदूर संगठन था, जिसका नाम था सोलिडेरिटी, वो काफी पॉपुलर हो जाता है और उसके सदस्यों की संख्या धीरे धीरे 1 करोड़ के पास पहुंच जाती है और वो देश में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो जिसके कारण जो है जारूजेल्स्की की जो सरकार है वो इस पोलैंड के अंदर मार्शल लॉ लागू कर देती है। और इस सॉलिडेरिटी के सदस्यों को पकड़कर जेल के अंदर डाल देती है। और फिर दोबारा क्या हुआ, 1988 में देश के अंदर दोबारा से हड़तालें होनी शुरू हो जाती हैं। उस समय जो सोवियत संघ है वो कमजोर हो चुका था और वो पोलैंड की मदद नहीं कर सका, तो जिस कारण बाद में जो है पोलैंड की सरकार उनके सामने झुक जाती है। और 1989 वही सन जिस सन में चिले के अंदर दोबारा से लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, उसी वर्ष जो है पोलैंड के अंदर भी दोबारा से चुनाव होते हैं। और जो वहां की जो सेनेट की जो सीटें थी वो थी 100, जिनमें से 99 सीटें जो है सॉलिडेरिटी के सदस्य जीत जाते हैं और लेक वेलेसा को वहां का राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया जाता है। तो इन 2 एग्जाम्पलों में हम लोगों ने पढ़ाई में क्या समानता थी कि सरकारें दोनों में अलग अलग प्रकार की थी, लेकिन वहां पर विद्रोह हुआ। कारण क्या था, दोनों में समानता क्या थी, वहां के आम लोगों को चुनाव लड़ने का या अपना शासक चुनने का अधिकार नहीं था। चिले के अंदर सैनिक तानाशाही थी और पोलैंड के अंदर सोशलिस्ट पार्टी की सरकार थी और दोनों ही देशों के अंदर जो है लोगों को अपना नेता चुनने का अधिकार नहीं था। इसलिए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए, संघर्ष किए और बाद में वो अधिकार प्राप्त किया। तो लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि जिसमें देश की जनता अपने शासक का चुनाव करती है, वो जो है लोकतंत्र कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अन्य देशों की, जो अन्य एग्जाम्पल जो इस लेसन के अंदर दे रखे हैं। हमने इतिहास का जो पहला लेसन किया था जिसमें फ्रांस की क्रांति के बारे में बताया गया था, तो उसका जिक्र इस लेसन में भी हुआ है। 1789 में फ्रांस के अंदर क्रांति हुई थी जिसने लोकतंत्र की नींव रखी थी फ्रांस के अंदर। बाद
बाद लेकिन स्थायी लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ था, लेकिन जो है इसके कारण जो है यूरोप के अन्य देशों के अंदर लोगों के अंदर साहस बंधा और उन्होंने भी लोकतंत्र के लिए प्रयास करने प्रारंभ कर दिए। ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं बताया गया है, परंतु बताया गया है, जिक्र आया है कि फ्रांस के अंदर 1789 में क्रांति हुई थी, जिसके कारण जो है यूरोप के अन्य देशों में लोकतंत्र के लिए प्रयास प्रारंभ हो गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरुआत यहां से हुई थी। यूरोप के अंदर ही जो एक देश है ब्रिटेन, जो कि यूरोप का ही हिस्सा माना जाता है, उसके अंदर इससे भी काफी समय पहले जो है लोकतंत्र की शुरुआत हो गई थी। वहां पर राजशाही और जो वहां के जो बड़े बड़े पूंजीपति थे, उनके पास जो पावर थी उसको धीरे धीरे करके लोगों ने अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया था। ब्रिटेन के लोग कहते हैं कि वहां पर विश्व का सबसे प्राचीन लोकतंत्र है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से वहां पर आज भी लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां पर महारानी का पद आज भी कायम है। जो महत्वपूर्ण जो फैसले होते हैं उस पर महारानी के दस्तखत होते हैं, और जो वो पद पैतृक है, हालांकि वो शासिका केवल नाम मात्र की है। और इससे पहले बात है, एग्जाम्पल आता है अमेरिका का। अमेरिका का भी जिक्र इस लेसन में हुआ है। 1776 के अंदर जो है अमेरिका ने उपनिवेशवाद से आजादी प्राप्त कर ली थी। 1776 में जो है अमेरिका आजाद हो गया था, और अमेरिका ने 1787 में जो अपने संविधान का निर्माण भी कर लिया था। 1776 में आजाद होने के बाद 1787 में अपने संविधान का निर्माण कर लिया था, और ये कहा था कि यहाँ पर लोकतंत्र का निर्माण हो चुका है। अब लोकतंत्र की एक विशेषता ये है कि जो हमने अभी जिक्र किया था कि वहां पर शासक का चुनाव जनता करती है, और जो चुनाव करने का अधिकार है अर्थात वोट का अधिकार है, वो अमेरिका के अंदर लोगों को दे दिया था, परंतु अश्वेतों को वो अधिकार प्राप्त नहीं था। अश्वेतों को अधिकार प्राप्त हुआ 1965 में। इस मामले में भारत अमेरिका से आगे, क्योंकि भारत ने 1950 के अंदर ही सार्वभौमिक मताधिकार जो है वो सभी लोगों को दे दिया था, परंतु अमेरिका के अंदर सभी लोगों को सार्वभौमिक मताधिकार जो है 1965 में लागू हुआ था, क्योंकि अश्वेतों को 1965 में वोट डालने का अधिकार दिया गया था। तो लोकतंत्र की स्थापना के बावजूद भी पूर्ण रूप से लोकतंत्र जो है अमेरिका में 1965 में आया। इस लेसन में जो है बात ही केवल 20वीं शताब्दी के बारे में की जा रही है। अगर वोट डालने का अधिकार की बात की जाए, सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की जाए, तो सबसे पहले न्यूजीलैंड ने सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। जैसे कि यदि वोट डालने के अधिकारों की बात करें तो 1893 में न्यूजीलैंड 1893 में न्यूजीलैंड ने सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क अधिकार मताधिकार जो है लोगों को दिया था। उसके बाद 1917 में रूस ने यह अधिकार अपने लोगों को दिया। 1918 में जर्मनी ने। यह भी इस लेसन के अंदर दिए गए हैं कि किस किस देशों ने कब कब जो है लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। 1919 में जो है नीदरलैंड, 1928 में ब्रिटेन, 1931 में श्रीलंका, हमारा जो पड़ोसी देश है वो भी इस मामले में हमसे आगे है। 1934 में तुर्की ने, और 1945 में जापान। भारत
1950 में जो है भारत ने ये अधिकार दिया। भारत आजाद जो है 1947 को हो गया था, लेकिन हमारा संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो उसके अंदर ये प्रावधान किया गया कि सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार दिया गया। और 1952 में यूनान, 1962 ऑस्ट्रेलिया, 1965 अमेरिका। और यदि बात करें सबसे पीछे तो 1994 में दिया था दक्षिणी अफ्रीका। इस प्रकार जो है ये कुछ देशों के बारे में जिक्र किया गया है जहां पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी और जहां पर जो है इन वर्षों के अंदर लोगों को वोट डालने का अधिकार जो है दिया गया था। इनमें से कभी जो है पूछ लिया जाता है एक दो देश के बारे में। उसके बाद भारत ने जो है 1947 में बड़े ही संघर्षों के बाद जो है आजादी प्राप्त कर ली और लोकतंत्र जो है अपना लिया, जो कि अभी तक विश्व में सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है वो भारत को माना जाता है। लगभग जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद अनेकों देश जो है आजाद हुए और बहुत सारे देशों ने लोकतंत्र को अपना लिया, परंतु सभी देश इसको जारी नहीं रख सके और बहुत सारे देशों में सैनिक तख्तापलट हो गया या राजतंत्र की वापसी ही आ गई। ऐसा ही एक देश था घाना, जिसका इस लेसन के अंदर जिक्र हुआ है। घाना क्या है? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जो कि उन देशों में शामिल है जो जिन्होंने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की थी। घाना देश जो है आजाद हुआ था 1957 में। और घाना का जो राष्ट्रपति था, जो कि पहले प्रधानमंत्री बने बाद में राष्ट्रपति बने, वो था एन क्रूमा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री उस समय के जो प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके मित्र थे जिनका नाम था एन क्रूमा। तो घाना ने भी अपनी आजादी के बाद जब उपनिवेश से ये देश आजाद हुआ तो इन्होंने भी लोकतंत्र को अपनाया और एन क्रूमा वहां के राष्ट्रपति बने। लेकिन एन क्रूमा ने क्या किया, अपने आप को आजीवित राष्ट्रपति बने रहने के लिए चुनवा लिया। ऐसा उन्होंने कानूनी अधिकार प्राप्त कर लिया कि जब तक वो जीवित है तब तक वो ही राष्ट्रपति रहेंगे। तो जिसके कारण क्या हुआ, लोगों में आक्रोश आ गया और उसी कारण 1957 में जो देश लोकतांत्रिक देश बना था वहां पर सैनिक तख्तापलट हो गया और 1966 में एन क्रूमा को पद से हटाकर वहां पर सैनिक शासन जो है लागू कर दिया गया। लोकतंत्र की शुरुआत जो है 20वीं सदी में क्या है, इस लेसन के अंदर जब आप एनसीईआरटी की किताब देखेंगे तो उसके अंदर एक नक्शा दिखाया गया है। एक है 1975 का नक्शा और एक है 2000 का नक्शा। उसमें दिखाया गया है कि 1975 तक कितने देशों के अंदर लोकतंत्र था और 2000 के अंदर कितने देशों के अंदर लोकतंत्र है। तो उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन है। 1975 से लेकर 2000 तक अनेक देशों में लोकतंत्र की जो है स्थापना हुई। यदि बात करें भारत के जैसा लोकतंत्र है, हर देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर का जो है स्वरूप थोड़ा सा अलग अलग है। कहीं पर एक दलीय प्रणाली है, कहीं पर दो दलीय या कहीं पर बहुदलीय प्रणाली है। यदि बात करें सन 2000 तक जो है लगभग 145 देशों में बहुदलीय लोकतंत्र जो है वो उसकी स्थापना हो चुकी थी। इसके बाद भी जो है बहुत सारे देशों में परिवर्तन आया है। जैसा कि इस लेसन के अंदर दे रखा है, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में जिक्र कर रखा है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की।
परवेज मुशर्रफ का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसने 1999 में सैनिक तख्ता पलट कर दिया, लोकतंत्र को समाप्त करके वहां पर सैनिक शासन जो है लागू कर दिया, जिसका नाम है परवेज मुशर्रफ। जो है वहां पर उन्होंने 1999 में, पाकिस्तान के अंदर ऐसी घटनाएं अनेकों बार हो चुकी हैं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है नेपाल को लेकर। 2005 में वहां पर का जो शासक है, शासक था जो राजा ज्ञानेंद्र, उन्होंने लोकतंत्र को समाप्त करके राजशाही वहां पर लागू कर ली और सारी पावर जो है अपने हाथों में ले ली। तो वहां पर क्या हुआ, नेपाल के अंदर जितनी भी राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, उन सभी ने एक संगठन बनाया और विरोध प्रदर्शन के बाद दोबारा से देश के अंदर लोकतंत्र की जो है स्थापना कर ली है। ऐसा ही एक देश है जिसका नाम था बर्मा, आजकल इसको म्यांमार कहा जाता है। म्यांमार के अंदर क्या था, 1948 में जो है आजाद हुआ, जो है 1948 में लोकतंत्र को अपना लिया म्यांमार ने, परंतु वहां पर लोकतंत्र ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। और 1962 में सैनिक तख्ता पलट हो गया। जैसे कि पाकिस्तान का हम लोगों ने जिक्र किया या घाना का जिक्र किया, तो सेम सिचुएशन म्यांमार में भी हुई और जो सैनिक शासन जो है वो चलता रहा। लगभग 30 वर्षों के बाद 1990 में वहां पर दोबारा चुनाव हुए। जो नेता उस समय राष्ट्रपति के लिए चुनकर आए उसका नाम था आंग सांग सूची। नाम याद आपको रखने की कोई जरूरत है नहीं। तो जो है हम देखते हैं कि 1962 में सैनिक तख्ता पलट हुआ और 1990 में दोबारा चुनाव करवाए गए और लोकतंत्र को बहाल कर दिया गया। लेकिन जो सैनिक नेता थे चुनाव होने के बावजूद भी सत्ता छोड़ने से मना कर दिया और जितने भी नेता थे उनको उठाकर जेल के अंदर डाल दिया और उनको मारना शुरू कर दिया, जिसके कारण क्या है लगभग 6 से 10 लाख लोग जो है देश छोड़कर भाग गए। उनमें से अधिकतर लोग जो है भारत में शरण लिए हुए हैं। तो जैसा कि इस लेसन के नाम से प्रतीत होता है समकालीन विश्व में लोकतंत्र, तो आप लोगों ने देखा कि लगभग एक ही समय में लगभग 20वीं सदी में विश्व के बहुत सारे देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई, लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया। उसके बावजूद लोगों ने संघर्ष करके दोबारा से लोकतंत्र को प्राप्त किया। तो लोकतंत्र क्या है, विश्व की सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है और बहुत सारे देश लोकतंत्र को अपना भी रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो वैश्विक स्तर पर जो लोकतंत्र है, जो वैश्विक स्तर पर जो सरकार का निर्माण हो रहा है, वो लोकतांत्रिक नहीं है। जैसा कि लेसन के अंदर एग्जाम्पल दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ का। विश्व के अंदर लगभग वर्तमान में लगभग 1995 देश हैं। इसके अंदर वेटिकन सिटी जैसे छोटे छोटे देशों को शामिल नहीं किया गया है और इनमें शामिल होने वाले सबसे लेटेस्ट देश का नाम है दक्षिणी सूडान।
तो उसको छोड़े लगभग 195 देश जो हैं विश्व के अंदर, और उनमें से 193 देश जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य। हम बात कर रहे हैं कि विश्व के बहुत सारे देशों के अंदर लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया जा रहा है, और उसके बावजूद जो है 193 देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य। एक तरह से ये भी एक लोकतांत्रिक सरकार है, क्योंकि इतने देशों ने इसको मिलकर बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी लोकतंत्र पूर्ण रूप से देखने को नहीं मिलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सभा है, सबसे बड़ी जो सभा है जिसके लगभग सारे देश सदस्य हैं, जिसको महासभा कहा जाता है, वहां पर सभी को एक बराबर वोट डालने का अधिकार है, सबकी बराबर वोट जो है गिनी जाती है। परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ की एक दूसरा अंग है जिसको हम बोलते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के जो है 15 सदस्य, इनमें से 5 देश जो हैं वो हैं स्थायी और 10 देश अस्थायी। जो 5 देश स्थायी है वो है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। हालांकि इस बात के ऊपर कई बार बहस होती है कि ये जो चीन के स्थान पर जो है वो भारत को ये स्थायी सदस्यता प्राप्त होने वाली थी, परंतु जो कि बाद में चीन को दिलवा दी गई। तो इन 5 देशों के पास एक पावर है जिस पावर को कहते हैं विटो। विटो का शाब्दिक अर्थ है, इटालियन शब्द है विटो का, जो विटो, और इसका शाब्दिक अर्थ है मैं मना करता हूं। तो इन देशों के पास जो शक्ति है, इसका अर्थ क्या है कि कोई भी जो फैसला किया गया है 15 सदस्यों के द्वारा, कोई भी फैसला किया गया है, उनमें से मान लीजिए 14 देश उस बात से सहमत है और एक स्थायी सदस्य उसे सहमत है, तो वो फैसला रद्द मान लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की जो सुरक्षा परिषद है वहां पर लोकतंत्र जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा परिषद है वहां पर लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुमत की बजाय एक स्थायी सदस्य को ज्यादा प्राथमिकता दे दी जाती है। उसी प्रकार यदि बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, ये विश्व की सबसे बड़ी संस्था है जो देशों को, विश्व के किसी भी देश को ऋण देती है। इसका जो अध्यक्ष है वो हर बार अमेरिकी नागरिक ही बनता है, केवल और केवल अमेरिकी नागरिक। और इसको कौन नियुक्त करता है? अमेरिका का वित्त मंत्री। वित्त क्या है? जो IMF है, इसके अंदर विश्व के सभी देशों ने पैसे इकट्ठे कर रखे हैं ताकि किसी भी जो देश है जिसको पैसों की आवश्यकता है उसकी मदद की जाए। और इसमें वोट डालने का जो अधिकार है वो किस आधार पर है? जिस आधार पर उन्होंने पैसे इसके अंदर निवेश कर रखे हैं। और इनमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो है अमेरिका का। तो इसलिए हर बार इसका जो अध्यक्ष है वो अमेरिकी ही बनता है। लगभग आधे से ज्यादा जो सीटें हैं, आधे से ज्यादा जो मत का अधिकार है वो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन, जापान जैसे देशों के पास ही है। बाकी देशों के पास इतने अधिकार नहीं है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो इस लेसन के अंदर दिए गए हैं और समझाने की कोशिश की गई है कि विश्व के अनेक देशों में लोकतंत्र है, किस प्रकार का लोकतंत्र है। बहुत सारे देशों में राजतंत्र है, बहुत सारे देशों में तानाशाही है, बहुत सारे देशों के ऊपर सैनिक जो है
सरकारें चलाई जाती हैं। बहुत सारे देशों के अंदर एक दलीय प्रणाली भी है, बहुदलीय प्रणाली है और साम्यवादी जो है शासन है। साम्यवादी शासन की अगर बात की जाए तो जो संयुक्त राष्ट्र जो सोवियत संघ था यूएसएसआर, उसका भी विघटन जो है 1991 में हो गया था। 1991 में इसका विघटन हो गया और 15 जो है नए गणराज्य बन गए, या 15 नए देश जो हैं उनका निर्माण हो गया। तो जब वो आप मैप देखेंगे 1975 वाला, तो जो रूस और उसके आसपास के जो देश हैं वहां पर लोकतंत्र का दर्शाया नहीं गया है। लेकिन जो सन 2000 का जो मैप है उसके अंदर इन 15 देशों के अंदर जो है लोकतंत्र को दर्शाया गया है। तो वहां पर इन्होंने भी लोकतंत्र को अपना लिया है। और सबसे ज्यादा जो लोकतंत्र को अपनाया गया है वो अपनाया गया है 1980 से लेकर 1990 के बीच में। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल थे जो इस लेसन के अंदर दे रखे हैं। बाकी जो इससे संबंधित जो कोई क्वेश्चन होंगे वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। आगे हम दूसरा जो है लेसन इससे संबंधित जिसका नाम जिसमें हम लोकतंत्र को समझने का प्रयास करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।